भले ही मुझे बार बार लौट कर आना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम थक जाओगे राजन। मैं जब तक अपना वचन पूरा नहीं कर लेता, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है राजन, एक बार और कोशिश करके देख लो। मेरी शर्त फिर से वही है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है, और अगर सच जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के। मुझे मंजूर है। ये कहानी है राजकुमारी पद्मावती और राजकुमार वज्र मुकुट की। एक बार राजकुमार वज्र मुकुट अपने मित्र के साथ जंगल शिकार खेलने गए। जंगल के बीच एक सरोवर था जिसमें एक बहुत सुंदर कन्या अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। राजकुमार और उस सुंदर लड़की की नजर आपस में मिली। दोनों एक दूसरे के रूप से मोहित हो गए। उस सुंदर लड़की ने उस सरोवर से जाने से पहले राजकुमार की तरफ कुछ इशारे किए। उसने एक कमल का फूल उठाया, उसे अपने कानों से लगाया, फिर पैर से दबाया और फिर सीने से लगाकर वहाँ से चली गई। राजकुमार ने अपनी ये मनोदशा अपने मित्र से साझा की। उसने बताया कि उसे अफसोस रहेगा कि उसने उस लड़की से बात नहीं की। तब राजकुमार के मित्र ने लड़की के उन इशारों का मतलब समझते हुए राजकुमार से बताया, मित्र, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। वह लड़की भी तुमसे प्रेम करने लगी है। उसने इशारों ही इशारों में तुम्हें अपना नाम और पता सब बता दिया है। उसने कमल को कान पर रखकर बताया कि वह कर्ण उत्पल राज्य की रहने वाली है, और जब उसने कमल की पंखुड़ी को दांत से काटा तो उसका अर्थ है कि वह दंत चिकित्सक की बेटी है। जब उसने कमल के फूल पर पैर रखा तो उसने इशारों में बताया कि उसका नाम पद्मावती है, और जब उसने उसी कमल को उठाकर अपने हृदय से लगाया तो उसका अर्थ है कि वह तुम्हें अपने दिल में बसा चुकी है। अगले ही दिन राजकुमार वज्र मुकुट और उसका मित्र दोनों कलिंग देश के कर्णोत्पल राज्य में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि राजदंत चिकित्सक की एक सुंदर पुत्री है जिसका नाम पद्मावती है। राजकुमार और उसके मित्र ने आखिरकार दंत चिकित्सक का घर ढूंढ लिया और उसी के पास की एक सराय में रहने लगे। राजकुमार ने पद्मावती की एक दासी को धन का लालच देकर उसके पास भेजा। जाओ, जाकर पद्मावती से कहना कि जिस राजकुमार को उन्होंने सरोवर के पास देखा था वह उनसे मिलने यहाँ आए हैं। दासी ने पद्मावती से राजकुमार के आने की बात कही। पद्मावती ने गुस्से में आकर उस दासी को खूब बुरा भला कहा। कपूर में सने अपने दोनों हाथों से पद्मावती ने दासी के गालों पर कई थप्पड़ मारे। राजकुमार ये बात सुनकर उदास हो गया। तब बुद्धिमान मित्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। दासी के गाल पर छपे कपूर की 10 उंगलियों के निशान भी एक इशारा है। मित्र, इसका अर्थ यह है कि पद्मावती चाहती है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 रातों तक प्रतीक्षा करो। अभी ये रातें मिलन के लिए शुभ नहीं है। जब 10 दिन बीत गए तो राजकुमार ने दासी को फिर से भेजा। इस बार पद्मावती ने दासी के गालों पर 3 महावर की उंगलियां छापकर भेजा। बुद्धिमान मित्र ने फिर से बताया, मित्र, दासी के गाल पर छपी 3 महावर की उंगलियों का अर्थ है कि पद्मावती की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वह 3 दिनों तक किसी से नहीं मिल सकती। 3 दिन बाद दासी फिर से पद्मावती के पास गई। इस बार पद्मावती ने दासी को अच्छे से भोजन कराया, किंतु बाद में पद्मावती को बांधकर खिड़की से नीचे फेंकवा दिया। तब बुद्धिमान मित्र ने फिर से राजकुमार को बताया, मित्र, पद्मावती ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है और उसने तुम्हें यह भी बताया है कि तुम उसके कक्ष में कैसे प्रवेश कर सकते हो। अब राजकुमार पद्मावती के पास पहुंचा। तब पद्मावती ने राजकुमार से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी पहेलियां खुद सुलझाई थी या किसी और ने तुम्हें उनका अर्थ बताया था? मुझे बताओ ना। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी पहेलियां समझ ही नहीं आई थी। मेरा एक भाई जैसा मित्र है, उसी ने मुझे तुम्हारी सभी पहेलियों का अर्थ बताया। पद्मावती ने कुछ सोचकर कहा, फिर तो तुम्हारे उस मित्र का मुझे अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह खीर तुम्हारे मित्र के लिए है, उसकी होने वाली भाभी की ओर से एक छोटा सा तोहफा। राजकुमार खुशी खुशी खीर लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। राजकुमार ने सारी बातें अपने मित्र से बताईं। तब बुद्धिमान मित्र को कुछ शक हुआ। उसने राजकुमार से कहा, चलो मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। बुद्धिमान मित्र ने पास में बैठे एक कुत्ते को वो खीर डाल दी। कुत्ता खीर खाकर मर गया। राजकुमार ने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे हुआ? मैं तो राजकुमारी की बातों से ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन राजकुमारी तुम्हें क्यों मारना चाहेंगी? क्योंकि मैंने ही राजकुमारी की पहेलियों का अर्थ समझाया था। उन्हें लगा होगा कि मैं बहुत धूर्त हूँ। असल में पद्मावती तुमसे प्रेम तो करती है, लेकिन वह तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य नहीं जाना चाहती, और अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हें कभी न कभी वापस अपने राज्य चलने के लिए मना लूंगा, इसलिए वह मुझे मार देना चाहती है। मित्र, यदि तुम राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी योजना के अनुसार चलना होगा। कल जब तुम राजकुमारी से मिलने जाओ तो उसे नींद की दवाई खिला देना। जब वह बेहोश हो जाए
तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का एक निशान बना देना, और जब वह बेहोश हो जाए तो उसके कीमती आभूषण भी लेकर मेरे पास आ जाना। राजकुमार ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाया और उसके गहने लेकर मित्र के पास आ गया। तब बुद्धिमान मित्र ने राजकुमार से कहा, अब तुम अपना भेष बदलकर बाजार जाओ, वहां जाकर इन आभूषणों को बहुत अधिक दाम पर बेचना ताकि कोई इन्हें खरीद न सके। उधर पद्मावती के गहनों की चोरी की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। जब राजकुमार बाजार में गहने बेचने निकला तो उसे नगर रक्षक राजा के पास पकड़ कर ले आए। राजा ने भेष बदले हुए राजकुमार से पूछा, महाराज, तुम्हें ये आभूषण कहाँ से मिले? राजन, मुझे मेरे गुरुदेव ने ये आभूषण बेचने के लिए दिए थे। राजा ने उसके गुरुदेव को बुलाने का आदेश दिया। तब भेष बदला हुआ बुद्धिमान मित्र भी वहां आ पहुंचा। महाराज, कल एक पिशाचिनी ने हम पर हमला किया था, लेकिन मैंने अपनी तंत्र विद्या से उसे वहां से भगा दिया। उसी समय उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बन गया। महाराज, उस पिशाचिनी के आभूषण वहीं छूट गए थे, लेकिन मैं तो एक संत आदमी हूँ, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। तब महाराज ने दासियों से पद्मावती की जांच करने को कहा और दुर्भाग्य से पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। राजा ने क्रोध में आकर पद्मावती को देश निकाला दे दिया। इस तरह राजकुमार पद्मावती को लेकर अपने राज्य लौट आया। कहानी पूरी करने के बाद बेताल विक्रम से बोला, तो बताओ राजन, अगर राजा पद्मावती को देश निकाला न देकर मौत की सजा दे देता तो उस पाप का भागीदार कौन होता? राजा या फिर बुद्धिमान मित्र? राजन, अगर इसका उत्तर पता होते हुए भी तुम नहीं बोले तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, उस पाप का भागी राजा ही होता, क्योंकि वह बिना उचित विचार के निर्दोष को मृत्युदंड दे दे तो उस अन्याय का दोष किसी और पर नहीं, केवल उसी पर लगेगा। राजन, तुम वाकई न्यायप्रिय राजा हो, लेकिन तुम अपनी शर्त भूल गए, इसलिए मैं वापस चला अपने ठिकाने पर।